हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षारक और लवण। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड बेस और साल्ट ये होते क्या है। देखो, एसिड जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इनका सोर टेस्ट होता है, ये जो है खट्टे होते हैं स्वाद में, जैसे लेमन जो होता है उसमें एसिड होता है। ठीक है। कर्ड जो होता है उसमें एसिड होता है। इसके बाद एसिड कैन कन्वर्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, जो अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। ठीक है। इसके बाद अपने पास एसिड के एग्जांपल आते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड एंड CH3COOH, एथेनोइक एसिड। इसके बाद बात करते हैं बेस की। ठीक है। बेस जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में OH- आयन डिसोसिएट करते हैं। ठीक है। इसके बाद इनका जो टेस्ट होता है वो बीटर टेस्ट होता है, कड़वा स्वाद होता है। ये जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। एंड इनके एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके। अब हमने एक बार ये बोलिए, दोनों में देखो हमने एक कॉमन पॉइंट लिखा है कि एसिड जो है वो लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। अब ये लिटमस पेपर जो है वो ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखो, लिटमस पेपर जो है वो यहाँ पर इंडिकेटर की भूमिका निभा रहा है, इंडिकेटर का रोल ये अदा कर रहा है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखो, इंडिकेटर्स कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में अपना या तो कलर चेंज करते हैं या अपनी स्मेल चेंज करते हैं, यानी कि वो एसिड और बेस को जो है वो आइडेंटिफाई करवाते हैं कि कोई सब्सटेंस जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इंडिकेटर अपने पास आते हैं 3 प्रकार के। एक अपने पास आता है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला जो अपने पास आता है वो आता है नेचुरल इंडिकेटर, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर में अपने को 2 इंडिकेटर पढ़ने हैं। एक अपने को पढ़ना है लिटमस पेपर, और एक अपने को पढ़ना होगा टर्मरिक, हल्दी। अब देखो, लिटमस पेपर जो है वो अपने को एक प्लांट होता है लाइकेन, ठीक है, इससे अपने को मिलता है। लिटमस पेपर का एक्चुअल जो कलर होता है वो होता है पर्पल, बैंगनी कलर। ठीक है। अब लिटमस पेपर जो है वो एसिड में जो है वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। नीला लिटमस पत्र जो है वो लाल हो जाता है अम्ल की उपस्थिति में। इसी के साथ बेस की जो उपस्थिति होती है, यानी कि बेस या क्षारक में जो है वो रेड लिटमस पेपर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में। ठीक है। लाल जो लिटमस पत्र होगा वो नीला हो जाएगा। ठीक है, क्षार की उपस्थिति में। अब इसके बाद बात करते हैं टर्मरिक की, हल्दी की। देखो, टर्मरिक जो होती है वो एसिड में इसमें कोई चेंज नहीं आता है, एक्चुअल कलर इसका येलो होता है, और एसिड की प्रेजेंस में इसमें कोई चेंज नहीं आता। बट जैसे ही इसको आप बेस में डालोगे तो इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन हो जाएगा। इसका कलर जो है वो रेड ब्राउन हो जाएगा, यानी कि लाल भूरा इसका रंग हो जाएगा। अगर आप लोगों ने नोटिस करा है तो अपने कपड़ों पर जो ऑयल या जो भी दाग लग जाता है, जब उसको हम साफ करते हैं तो उसका कलर जो है जैसे ही साबुन उसके संपर्क में आता है उसका रंग जो है वो लाल भूरा हो जाता है। ठीक है। वो होता है इसी टर्मरिक की वजह से, क्योंकि जो भी सब्जी का दाग लगा है, जो भी स्टेन लगा है, उसमें टर्मरिक डली हुई है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है। ये अपने पास थे नेचुरल इंडिकेटर। अब अपने पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक। सिंथेटिक इंडिकेटर या कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक, इसमें अपने को 2 पढ़ने। ये नेचुरल इंडिकेटर अपने को 2 ही पढ़ने, इनके अलावा भी कुछ इंडिकेटर होते हैं, जैसे रेड कैबेज हो गया, ठीक है, लाल पत्ता गोभी। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स में एक अपने को पढ़ना है मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज जो होता है ये एसिड की प्रेजेंस में ये हो जाएगा रेड, और बेस की प्रेजेंस में इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है येलो।
लाल और पीला। ठीक है, इसके बाद दूसरा अपने पास जो सिंथेटिक इंडिकेटर अपने को पढ़ना है वो अपने पास आएगा फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन जो होता है इसका वास्तविक कलर जो होता है रंगहीन होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, बट एसिड में इसमें कोई इफेक्ट नहीं आता, कोई चेंजिंग नहीं आती है, एसिड में इसमें कोई चेंजिंग नहीं शो करता। बट जैसे ही इसको बेस में डालते हैं इसका कलर जो होता है वो पिंक हो जाता है। ठीक है, गुलाबी। ये अपने पास दो टाइप के इंडिकेटर हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में अपने को पढ़ना है लिटमस पेपर और टर्मरिक। लिटमस पेपर जो है वो अपने को थैलोफाइटा के लाइकेन प्लांट से प्राप्त होता है, इसको लीचेन भी बोलते हैं। लिटमस पेपर का वास्तविक कलर जो होता है वो पर्पल होता है, एसिड में जो है वो ब्लू लिटमस रेड हो जाता है और बेस में जो है वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। इसके बाद टर्मरिक एसिड में कोई इफेक्ट शो नहीं करती, कोई चेंज शो नहीं करती, बट बेस में ये रेड ब्राउन हो जाती है। इसके बाद अपने पास नेचुरल इंडिकेटर या संश्लेषित सूचक, कृत्रिम सूचक, इसमें अपने को मेथिल ऑरेंज पढ़ना है। इसका कलर एसिड में जो है ये रेड हो जाता है और बेस में ये येलो हो जाता है। इसके बाद सेकंड अपने पास आता है फिनोल्फ्थेलिन। इसका वास्तविक कलर जो होता है ये रंगहीन होता है, एसिड में कोई चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसके बाद अपने पास आते हैं इंडिकेटर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जिनको हिंदी में हम बोलते हैं गंधीय सूचक, गंधीय सूचक या ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। हिंदी में इनको बोलेंगे गंधीय सूचक। We can define olfactory indicators that the substance, olfactory indicators are the substance which can convert, which can change their smell in the presence of a acid and base. We can define olfactory indicators that olfactory indicators are the substance which can change their odor or smell in presence of a acid or base. Okay, olfactory indicators गंधीय सूचक वे सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अपनी गंध जो है वो बदल लेते हैं, गंध में परिवर्तन आ जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अपने पास आता है वनीला, लौंग का तेल और प्याज। इनकी जो है वो एसिड में तो कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं आता है इनमें, बट बेस में जो है वो इनकी स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है। यहाँ तक अपने को एसिड और बेस की जनरल टर्म्स हमने पढ़ी है और इंडिकेटर के बारे में पढ़ा है। अब यहाँ से अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती है कि एसिड और बेस जो है वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहली अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टी आती है वो आती है रिएक्शन विथ मेटल। ओके, रिएक्शन विथ मेटल। एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्टिंग विथ मेटल, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल H2SO4 reacting with zinc and forming the product ZnSO4 and hydrogen gas. Okay, and while a base react with a metal, for an example NaOH reacting with Zn and it will form Na2 ZnO2 plus H2. This is known as sodium zincate, सोडियम जिंकेट। ओके, अब देखो अपने पास हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है, जो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, एसिड और बेस अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वही बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दोनों कंडीशंस में अपने पास हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। इसे हाइड्रोजन की कंफर्मेशन कैसे करवाएंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, इसके लिए हम करवाते हैं पोप टेस्ट। पोप टेस्ट होता क्या है, जब इसे हाइड्रोजन गैस को हम सोप वाटर से, साबुन के पानी से जब इसको फ्लो करवाते हैं, साबुन के पानी में से जब इसको पास करवाते हैं तो वहां पर बबल्स बनते हैं। ठीक है, और उन बबल्स के पास जब हम बर्निंग कैंडल लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती जब इनके पास में लेकर आते हैं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं।
पॉप साउंड के साथ ये जलते हैं, पट पट की ध्वनि आती है, जिससे हम ये कंफर्म करवा सकते हैं कि जो गैस बन रही है वो हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, अगली अपने पास जो प्रॉपर्टी आती है केमिकल प्रॉपर्टी, वो आती है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया। देखो, अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा साल्ट और साल्ट और H2O और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों की रिएक्शन जब होती है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है NaCl H2O और CO2। अब देखो, यहां पर पिछली जो रिएक्शन थी उसमें हम कंफर्मेशन करवा रहे थे हाइड्रोजन गैस का, बट इस रिएक्शन में अपने को कंफर्मेशन करवानी है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कि ये जो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बन रही है। इसके लिए अपने पास आता है लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है, देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, अगर इसको हम चूने के पानी CaOH का होल ट्वाइस इसमें जब फ्लो करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्ट होके बनाती है CaCO3 प्लस H2O। ठीक है, ये जो होता है एक प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है। ठीक है, बट अगर जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन में एक्सेस क्वांटिटी में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, अगर अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो ये रिएक्शन आगे बढ़ती है। और होता क्या है, ये रिएक्शन आगे बढ़ती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है CaHCO3 का होल ट्वाइस, जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, जल में विलयशील होता है। तो हम कंफर्म करवा सकते हैं कि जो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, जो गैस बन रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बन रही है। ये अपने पास दो प्रॉपर्टीज आ गई। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है रिएक्शन विथ मेटल और दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद अपने पास रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो देखो, मेटल ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड जो होते हैं, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय, यानी कि ये जो है क्षारीय प्रकृति के पहले से है। तो धातु ऑक्साइड जो है वो केवल और केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। जब भी धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति ऑलरेडी क्षारीय है, ये जब भी किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं लवण और जल। ठीक है, लवण और जल बनाते हैं क्योंकि इनकी जो नेचर है वो ऑलरेडी क्षारीय है। ठीक है, और बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, लवण और जल बन रहा है। इसके बाद अगर धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड जो है, अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं, इनकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। तो ये अम्ल के साथ तो रिएक्शन करेंगे नहीं, एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे नहीं, और ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेंगे लवण और जल। ये अभिक्रिया होती है धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के साथ। धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं अम्ल और अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं क्षारक, दोनों में बनता है लवण और जल। इसके बाद अपने पास एक अभिक्रिया आती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। वी कैन डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दैट acid and base react with each other, acid and base react with each other and form salt and water. This reaction is known as
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्टिंग विथ बेस एंड फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर। फॉर एन एग्जाम्पल, HCl reacting with NaOH sodium hydroxide and forming the product NaCl and H2O water. This reaction is known as neutralization reaction. Okay, a acid reacting with a base and forming the product salt and water. Okay, this reaction is known as neutralization reaction, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ तक अपने पास जो है वो एसिड और बेस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद अपने पास आती है कि एसिड जो है वो वाटर में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, अगर कोई भी एसिड जो है वो वाटर में जब टूटेगा तो H+ आयन डिसोसिएट करेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर HCl जो है उसको ब्रेक डाउन करवा रहे हैं हम, तो ये ब्रेक डाउन होगा H+ और Cl- आयन में। बट ये जो H+ आयन है ये इकलौता नहीं रहता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके H2O के साथ ये कंबाइन होके ये बना देता है H3O+, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ओके, सेम अगर NaOH कोई भी बेस अगर ब्रेक डाउन होगा तो वो बनाएगा Na+ और OH-, यानी कि वो जो है वो OH- आयन डिसोसिएट करेगा। जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला है कि एसिड जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन डिसोसिएट करते हैं, बट बेस जो है वो OH- आयन डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं क्या, विद्युत धारा का चालन करते हैं क्या? बिल्कुल, एसिड जो है वो विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, बिकॉज उनमें आयंस बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, क्योंकि H+ आयन डिसोसिएट होना जरूरी है। ठीक है, आयन बनेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, तभी विद्युत धारा का चालन होगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास एक छोटा सा कंसेप्ट आता है डाइल्यूशन। ठीक है, देखो, डाइल्यूट और कंसंट्रेट दो एसिड के टाइप, तनु और सांद्र। डाइल्यूट और कंसंट्रेट एसिड, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल कौन सा होता है? तनु अम्ल वो होता है जिसमें वाटर की मात्रा ऐड हो, यानी कि जिसमें जो है वो H2O मिला हुआ हो, और सांद्र अम्ल वो होता है जो प्योर फॉर्म में हो। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेट। डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें H2O ऐड हो, और कंसंट्रेट एसिड की जो प्योर फॉर्म होती है, प्योर स्टेट होती है, उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेट एसिड। ओके, अब इसके साथ ये वाटर जो है वो मिक्स करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन, या हिंदी में बोलते हैं तनुकरण। ये जो है वो इतनी प्रोसेस जो होती है वो एक्जोथर्मिक होती है, हाईली एक्जोथर्मिक होती है। इसमें जो हीट जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे अपनी टेस्ट ट्यूब जो है वो टूट सकती है। तो इसको डाइल्यूशन की जब प्रोसेस हम करवाते हैं तो अपने को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने को हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए। वाटर में एसिड को मिक्स करना है, ये बात ध्यान रख लेना। वाटर में एसिड को मिलाना है, जल में अम्ल और क्षारक को मिलाना है। ठीक है, ना कि अम्ल में जल मिलाना है, बिकॉज अगर हम एसिड में वाटर मिक्स करेंगे, अम्ल में अगर हम जल मिलाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो हाईली एक्जोथर्मिक होती है, और जो अपनी टेस्ट ट्यूब है वो टूट सकती है। इसलिए अपने को हमेशा वाटर में एसिड को मिक्स करना चाहिए, जल में अम्ल मिलाना चाहिए। और ये जो प्रोसेस होती है जल में वाटर में एसिड और बेस मिक्स करने की, जिससे जो है वो आयनों की कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट वॉल्यूम कमी आती है, आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आ जाती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं तनुकरण। अगर हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं तनुकरण। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है पीएच स्केल। कि पीएच स्केल अपने पास देखो, पीएच स्केल काम करती है, अपने को यह बताती है कि कोई एसिड और बेस जो है वो कितना स्ट्रोंग है। ठीक है, पीएच स्केल अपने को एसिड और बेस के बारे में बताती है कि कोई एसिड है, अम्ल है, वो कितना प्रबल है, कोई क्षार जो है वो कितना प्रबल है। पीएच स्केल ये एक स्केल जो है वो डेवलप की गई थी, जो हाइड्रोजन आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बताती है किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताती है ये पीएच स्केल। इसको जो खोजा था वो एक साइंटिस्ट का नाम था,
सोरेनसन ने इसको डिस्कवर किया था, इसको खोजा था। ठीक है, पीएच स्केल में जो पी है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेंस, ठीक है, जिसका मतलब होता है शक्ति या पावर। ठीक है, अब देखो पीएच स्केल में होता क्या है, पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर लिखे हुए होते हैं। 0 पर जो होता है वो होता है रेड कलर, और 7 पर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है, हरा, और ये जो होता है 14 ये होता है एकदम से नीला या वॉयलेट, ठीक है, ब्लू। अब होता क्या है यहाँ पर 0, 7, ये 14 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो 0 अगर किसी का पीएच अपने को आ रहा है इसका मतलब वो जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी भी सॉल्यूशन का अपने पास पीएच 0 आ रहा है इसका मतलब वो प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं 0 से 1, 2, 3, 4, तो क्या होता है पीएच बढ़ रहा है जैसे जैसे एसिडिक नेचर जो है वो घटती जाती है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है। अगर किसी विलेन का पीएच 0 है और किसी का 1 है या किसी का 3 है तो 3 वाला जो है वो 0 की तुलना में दुर्बल अम्ल होगा। अगर अपने को ऐसा दिया रहे कि एक विलेन ए है जिसका पीएच 0 है, एक विलेन बी है जिसका पीएच 1 है और एक विलेन सी है जिसका पीएच 4 है, तो इनमें से सबसे जो वीक एसिड होगा वो 4 वाला होगा, सबसे दुर्बल अम्ल, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो 0 वाला होगा। ठीक है, जैसे जैसे पीएच बढ़ रही है एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि पीएच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर के। पीएच जो है वो एसिडिक नेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अम्लीय प्रकृति के। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखो कुछ पीएच जो होती है वो जठर रस जो होता है उसका पीएच अपने को मिलता है 1.2, और जो लेमन वाटर होता है उसका पीएच 2.2 होता है। अब आते हैं 7 पर। ठीक है, 7 पीएच जो है वो उदासीन को प्रदर्शित करता है। 7 अगर किसी का पीएच है वो उदासीन को प्रदर्शित करेगा, न्यूट्रल को प्रदर्शित रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, प्योर वाटर जो होता है उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है, और ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। ह्यूमन ब्लड मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। इसके बाद अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पीएच जो है वो इंक्रीज हो रहा है। 7 के बाद 8 किसी सॉल्यूशन का पीएच होगा, 9, 10, जैसे जैसे हम 7 से आगे बढ़ रहे हैं पीएच इंक्रीज हो रहा है। अब पीएच इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। पीएच जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है बेसिक नेचर इंक्रीज हो रही है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 8 है, किसी सॉल्यूशन ए का पीएच जो है वो 8 है और किसी दूसरे सॉल्यूशन बी का पीएच जो है वो 10 है, तो इनमें से बी वाला जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, जैसे पीएच बढ़ रही है जैसे पीएच बढ़ रही है बेसिक नेचर भी बढ़ रही है। पीएच बढ़ने पर क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि पीएच जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक नेचर के। पीएच समानुपाती होता है क्षारीय प्रवृत्ति के, यानी कि पीएच बढ़ेगा तो क्षारीय प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। यह है अपनी पीएच स्केल। अब यहाँ पर 10 जो पीएच है वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, जो कि एक एंटासिड के रूप में यूज होता है। इसका पीएच 10 होता है। ठीक है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच होता है 14, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने बोला था NaOH, एग्जाम्पल बोला था KOH। NaOH जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका पीएच जो है वो 14 होता है। अब इसे पीएच के अपने डेली लाइफ में जो है वो कहाँ कहाँ यूज होती है ये पीएच। देखो पहला अपने को पीएच जो है एसिड रेन का अगर एक कंसेप्ट 8th क्लास में आता है वैसे एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन अगर वाटर जो रेन वाटर है उसका पीएच अगर 5.6 से कम हो जाता है, अगर रेन वाटर का पीएच जो है वो 5.6 से कम हो गया तो हम बोल सकते हैं उसको एसिड रेन। रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है, रेन वाटर का पीएच अगर 5.6 से कम है तो उसको हम बोलेंगे एसिड रेन, अम्ल वर्षा।
अब ये एसिड रेन एक्चुअल में होती क्या है, देखो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब रेन वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो वो एसिड फॉर्म करते हैं, और ये एसिड अम्ल जो है वो बरसात के रूप में धरती पर आता है, जिससे पीएच डिके हो जाता है। तो 5.6 से अगर उस वाटर का पीएच कम है तो हम उसको एसिड रेन बोल सकते हैं। जो ये एसिड रेन जो है वो वैसे हार्मफुल होती है, जो सब्जियां होती है, जो भी अपना फसल है उसके लिए ये हार्मफुल होती है। इसके बाद अपने पास आता है कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र में पीएच का क्या रोल है। देखो अपने जो स्टोमक होता है, हमारे स्टोमक में जो होता है, हमारे उदर में या पेट में जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो रिलीज होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम आता है इसको हम समझेंगे जब बायोलॉजी वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे 5th चैप्टर, वहां पर अपने को पढ़ना होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कंसेप्ट बता देता हूं, ये HCl जो है ना ये फूड को जो डाइजेस्ट करने के काम में आता है, ये कुछ एंजाइम्स को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। अब देखो होता क्या है, अपने को अगर ये HCl जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाता है तो अपने को होती है एसिडिटी। अगर ये जो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब अधिक मात्रा में स्रावित हो जाता है उस परिस्थिति को हम बोलते हैं एसिडिटी। ठीक है, अब इस एसिडिटी से अपने को रिलीफ दिलाते हैं एंटासिड। ठीक है, एसिडिटी से अपने को रिलीफ दिलाते हैं एंटासिड। एंटासिड अपने पास दो आते हैं, एक अपने पास आता है MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और एक अपने को एंटासिड का जो घटक होता है वो होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा। ये दो अपने पास एंटासिड आते हैं। इसके बाद अपने पास आता है टूथ डिके। पीएच जो है वो दंत से टूथ डिके का भी एक कारण बनता है। टूथ डिके क्या होता है, अपने दांत जो है ना वो खराब होने लग जाते हैं। अब माउथ ह्यूमन के अगर माउथ का पीएच जो है वो 5.5 से कम हो गया, मुख का पीएच जो है वो 5.5 से अगर कम हो जाता है तो टूथ डिके जो दंत क्षरण है वो प्रारंभ हो जाता है। होता क्या है, मानव के दांत जो है वो इनेमल, दांतों का जो वल्क है वो इनेमल का बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, ये वैसे सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन अगर पीएच 5.5 से कम हो गया ना तो मुख का जो दांतों का क्षरण है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अपने पास आते हैं कुछ जो एनिमल है वो सेल्फ डिफेंस में भी जो एसिड है वो काम आता है। जैसे अपने पास अगर जो आंट स्टिंग होता है, आंट स्टिंग चींटी का डंक, उसमें एक एसिड होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में। ठीक है, एक प्लांट होता है नेटल, नेटल के प्लांट में भी ये सेम मेथेनोइक अम्ल जो है वो पाया जाता है। जब भी अपने को ये नेटल प्लांट जो है वो चुभता है तो इसमें मेथेनोइक अम्ल, इसकी पत्तियों में जो मेथेनोइक अम्ल होता है वो अपनी बॉडी में जाता है, जिससे अपने को पेन फील होता है। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसी के साथ में एक प्लांट ग्रो होता है डोक, उसकी पत्ती को अगर हम रब करें तो अपने को ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अपने पास आती है साल्ट फैमिली। इससे पहले अपने को कुछ एसिड जो है वो पता होनी चाहिए। जैसे कर्ड जो होता है उसमें होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, टेमरिन जो इमली होती है उसमें टार्ट्रिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है, नेटल के डंक में, नेटल का जो पौधा होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, टमाटर में जो होता है वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल नींबू में होता है, ऑरेंज में होता है। अब बात करते हैं हम साल्ट फैमिली की। लवण परिवार, पहला जो इसका मेंबर है वो जनरल बात करते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की देखो बनता कैसे है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन NaOH रिएक्शन करता है HCl के साथ और बनाता है NaCl और H2O। ये एक मेथड ही नहीं है, बहुत सारी मेथड है नमक बनाने की। जैसे पानी को जो है वो समुद्र के पानी को जब गर्म किया जाता है भाप बनाकर, उस मेथड से भी नमक बनाया जाता है। ठीक है, अब इस NaCl के जो यूज है, इस NaCl के यूज अपने को पता होना चाहिए। एक तो ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है, जो भी हम और यौगिक बनाएंगे ना उनमें ये कच्चे माल के रूप में काम आएगा। दूसरा, इसको टेबल साल्ट के रूप में यूज किया जाता है, खाने वाले नमक के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा जो अपने पास साल्ट फैमिली का मेंबर आता है वो अपने पास आता है NaOH। केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और
जनरल नेम इसका है कास्टिक सोडा। अब बनता कैसे है, इसकी जो प्रोसेस है अच्छे से सुन लेना। देखो, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, यानी कि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, तो ये बनाता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन Cl2 गैस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज इन दिस रिएक्शन ए एल्कली बेस एंड क्लोरीन गैस इज प्रेजेंट इन प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट। ओके, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो NaOH है बेस है, एल्कली बेस है, और क्लोरीन गैस जो है वो प्रोडक्ट के रूप में बनती है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार अभिक्रिया हम बोलते हैं। देखो, इसके लिए इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, कैथोड और एनोड, इनको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो ये NaCl और H2O, इसको ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब जब इनका इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो बनता है NaOH, H2 और Cl2, ठीक है। अब ये NaOH जो बना है इसका यूज होता है एक तो मेटल से ग्रीस हटाने में, पेपर इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, ठीक है, और हाइड्रोजन जो होता है ये एज ए फ्यूल यूज होता है। इसके साथ क्लोरीन जो होती है ये स्विमिंग पूल में यूज होती है, PVC बनाने में, ठीक है, CFC बनाने में इसका यूज होता है। अमोनिया के प्रोडक्शन में भी हाइड्रोजन यूज होती है, रह जाएगा याद। इसके बाद अगला जो अपने पास साल्ट मेंबर आता है वो अपने पास आता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तीसरा मेंबर अपने पास आता है ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaOCl2, केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ तो ये बनाता है CaOCl2 और साथ में H2O, ठीक है। ये अभिक्रिया अपने को याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। अब इसके यूजेज की अगर हम बात करें तो इसका यूज होता है जो क्लॉथ इंडस्ट्री होती है, ठीक है, कपड़ों को विरंजित करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए उनकी, ठीक है। इसके साथ ही इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है, ये वाटर को जो है वो जर्म फ्री बनाता है, पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त बनाने में इसका उपयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। विरंजक चूर्ण का उपयोग पीने वाले पानी को रोगाणु मुक्त बनाने में यूज होता है। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको जर्म फ्री बनाने में इसका हम यूज करते हैं, और इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम काम में लेते हैं। इसके बाद जो अपने पास मेंबर आता है वो आता है अपने पास NaHCO3, बेकिंग सोडा। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, देखो, NaCl, H2O, CO2 और अमोनिया, इनकी जब रिएक्शन होती है तो ये बनाते हैं NH4Cl और साथ में ये बनाते हैं NaHCO3, ठीक है। अब इस NaHCO3 के साथ अगर कोई भी एडिबल एसिड, कोई भी खाने वाला अम्ल अगर हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर, और उसको जब पानी में डालेंगे या गर्म करेंगे तो वो बनाएगा H2O। देखो, NaHCO3, इसमें हमने कोई भी H+, ठीक है, कोई भी खाने वाला अम्ल मिलाया तो ये बनाता है CO2, H2O और एसिड, कोई भी अम्ल का जो है वो विलयन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, CO2 बन रही है, इस CO2 की वजह से ही केक और पेस्ट्री जो है ना वो स्पंजी रहते हैं, फूले रहते हैं, इसे कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वजह से। इसके साथ अगर इस NaHCO3 को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करवाते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बनाता है Na2CO3, H2O और CO2, ठीक है। याद रख लेना ये रिएक्शन
NaHCO3 को जब गर्म करोगे तो Na2CO3 H2O और CO2 बनाएगा। अगला अपने पास जो साल्ट, इसके यूज जो होते हैं, एक तो किचन में इसका यूज होता है, ठीक है, खाना बनाने में, पकोड़े बनाने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका जो यूज होता है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा अम्ल अग्निशामक में इसका जो यूज है वो होता है। और इसके साथ ही इसका जो यूज होता है वो एज ए एंटासिड इसका यूज होता है, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ये एंटासिड का एक घटक है, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो साल्ट मेंबर आता है वो आता है अपने पास Na2CO3.10H2O, जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा। Na2CO3.10H2O, इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम इसका होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। फॉर्मेशन कैसे होती है? Na2CO3 का जब एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन होता है, यानी कि इसमें 10 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जब ऐड होते हैं तो ये फॉर्म करता है Na2CO3.10H2O। ओके, इसका जो यूज होता है वो होता है एक तो घरों में क्लीनिंग एजेंट के रूप में, सेकंड इसका यूज जो होता है वो बोरेक्स के प्रोडक्शन में होता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को हटाता है। ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोने के सोडे का हम उपयोग करते हैं। एक मैंने बोला था वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए, हम यूज करते हैं विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2 का, याद रख लेना। इसके बाद अगला जो मेंबर अपने पास आता है वो अपने पास आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बनता कैसे है देखो, CaSO4.5H2O जो कि CaSO4.2H2O जो कि जिप्सम होता है, इसको जब हीट करवाते हैं 373 केल्विन पर, तो ये क्या करता है, फॉर्म करता है CaSO4.12H2O प्लस में 1.5H2O रिलीज करता है। ये यहाँ पर ये टेम्परेचर याद रख लेना। CaSO4 जिप्सम को अब जब हमने हीट करवाया ये फॉर्म करेगा CaSO4.12H2O और प्लस में 1.5H2O। यहाँ पर ये CaSO4.12H2O जो बन रहा है ये अपना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये टेम्परेचर अच्छे से याद रख लेना। अब बात करते हैं इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो है वो यूज कहाँ कहाँ होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, पहला इसका यूज जो होता है वो होता है जब कोई भी हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी अगर हाथ टूटी हुई हड्डियां हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, जो डॉक्टर प्लास्टर करता है ना जब फ्रैक्चर होता है, उन टूटी हुई हड्डियों को सपोर्ट देने में इसका यूज होता है। दूसरा इसका यूज जो है वो सरफेस को स्मूथ बनाने में, सतह को चिकना बनाने में इसका यूज होता है। इसके साथ ही टॉय बनाने में, खिलौने बनाने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और साज सजावट में, डेकोरेशन में इसका यूज होता है। यहाँ से क्वेश्चन अपना ये बनता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है वो पानी से क्यों बचाया जाता है, इसको आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि अगर ये इसको आर्द्ररोधी बर्तनों में नहीं रखेंगे तो ये पानी के साथ रिएक्शन करके फिर से जिप्सम बना देगा जो कि एक ठोस पदार्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक डेफिनेशन और आती है क्रिस्टलाइजेशन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलन का जल। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, देखो क्रिस्टलन वाटर क्या होता है, यहाँ पर 2H2 है, 10H2O है, 12H2O है, इसको क्रिस्टलाइजेशन जल बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल की परिभाषा कैसे देंगे कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को हम बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है। इसके साथ एक फॉर्मूला अपने पास आता है CuSO4.5H2O। ये किसका फॉर्मूला है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन है अपना कि हाइड्रोक्लोरिक गैस है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करती। क्यों चेंज नहीं करती, इसका कारण ये है क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है और शुष्क की लिटमस पेपर है, वहां पर कोई भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल उपलब्ध नहीं है। और अपने को पता है कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं और H+ आयन देने की वजह से ही वो लिटमस पेपर का कलर चेंज करते हैं। तो जब लिटमस पेपर भी ड्राई है और जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो भी ड्राई है, शुष्क है, तो वहां पर किसी भी परिस्थिति में H+ आयन नहीं बनेगा और H+ आयन नहीं बनेगा तो जो लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज नहीं होगा। यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है।
आई होप कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपके डाउट का मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु।